हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। में हम लोग बिहार दरोगा पीटी के लिए शुरू किया गया ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होमवर्क सीरीज का डे 13 का डिस्कशन करेंगे, जो 12 फरवरी 2025 को डिस्कस कराया गया था। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WTO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल निर्यात सेवाओं में भारत का स्थान क्या है? तो WTO द्वारा जो जारी किया गया रिपोर्ट, उसके अनुसार डिजिटल निर्यात सेवाओं में भारत का जो स्थान है वह चौथा है। नेक्स्ट है, दूरसंचार में भारत का जो स्थान है यह दूसरा है, और स्मार्टफोन उत्पादन में भारत का जो स्थान है यह भी दूसरा है। याद रखेंगे, दूरसंचार में भारत का स्थान जो है दूसरा है, और स्मार्टफोन उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। साथ ही याद रखेंगे, जो विमान सेवा है, तो विमान सेवा में भी भारत का स्थान जो है, विमान सेवा में भारत का स्थान तीसरा हो जाएगा। और एक है संस्कृति और मनोरंजन, तो संस्कृति और मनोरंजन में भारत का जो स्थान है वह छठा हो जाएगा, और अर्थव्यवस्था में भारत का जो स्थान है वह पांचवा है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा तेल आयात के लिए पहली बार किस अरब देश को रुपए में अपना पहला भुगतान किया है? तो भारत के द्वारा तेल आयात के लिए पहली बार यूएई को रुपए में अपना भुगतान किया गया है। नेक्स्ट है, शिक्षा पर सम्मेलन 2024 किस अरब देश में आयोजित किया गया है? तो शिक्षा पर जो सम्मेलन है 2024 में, यह यूएई में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, COP28 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो COP28 का जो आयोजन है यह यूएई में किया गया है। साथ ही याद रखेंगे, जो COP25 है, तो COP25 का जो आयोजन है यह मैड्रिड में किया गया था। COP26 का जो आयोजन है ग्लासगो में किया गया था। COP27 का जो आयोजन है यह मिस्र में किया गया था, और COP28 का आयोजन यूएई में किया गया है। वहीं COP29 जो है, इसका आयोजन बाकू में किया गया है। जो आने वाला है COP30, तो COP30 का जो आयोजन होगा वह ब्राजील में किया जाएगा। याद रखेंगे, COP30 का आयोजन ब्राजील में होगा। अभी COP29 हुआ है, यह बाकू में हुआ है। COP28 यह भी किया गया है, यूएई में किया गया है 2024 वाला। उसके बाद COP27 इजिप्ट मिस्र में हुआ था। COP26 ग्लासगो में हुआ था, और COP25 जो है 25 या मैड्रिड में हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में कैबिनेट द्वारा पैन 2.0 परियोजना लागू की गई, और इसका संबंध जो है किस विभाग से है? तो हाल ही में कैबिनेट के द्वारा पैन 2.0 परियोजना लागू की गई है, इसका संबंध जो है आयकर विभाग से है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अटल पेंशन वार्षिक योजना अवार्ड किस बैंक को प्रदान किया गया है? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अटल पेंशन वार्षिक योजना अवार्ड जो है यह बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है 2023-24 का। साथ ही याद रखेंगे, जो बैंक ऑफ इंडिया है इसका स्थापना किया गया था 1907 में किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है यह मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय मुंबई में है, और स्थापना 1907 में किया गया था। दोनों बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो जो अटल पेंशन योजना है यह 2015 में शुरू की गई थी, और एनपीएस जो है न्यू पेंशन स्कीम, इसको मंजूरी दी गई है 2024 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही कथन छांटिए। पहला है, दिसंबर 2024 में लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यह विधेयक से रेलवे बोर्ड की कार्यकारिणी में सुधार लाने के लिए उद्देश्य को पूरा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे नेटवर्क का कुशल विकास हो सकेगा। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट जो हो जाएगा हमारा रेलवे से संबंधित, दोनों सही है। लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और रिजर्व बैंक 1934 के कानून में सुधार के लिए लोकसभा में कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? तो यह है बैंकिंग सुधार अधिनियम, लोकसभा में पारित किया गया है। साथ ही याद रखेंगे, जो आरबीआई अधिनियम है 1934, तो आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई, और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था, तो 1937 से पहले इसका जो मुख्यालय था
कोलकाता में था, फिर उसके बाद मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। साथ ही याद रखेंगे जो आरबीआई के पहले अध्यक्ष थे वह ओसबोर्न स्मिथ थे और आरबीआई के पहले भारतीय जो गवर्नर थे वह सीडी देशमुख थे। साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि आरबीआई का जो मुख्य रूप से कार्यकाल होता है यह 3 साल तक होता है, लेकिन इसे बढ़ाकर 5 साल तक किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से यह 3 साल तक का ही होता है। नेक्स्ट है बोन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखते हैं, व्यक्ति की जो वास्तविक आयु का पता लगाने के लिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है, यह स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, इस परीक्षण को अचिरण परीक्षण भी कहते हैं और इस परीक्षण का उपयोग अस्थि के संलयन स्तर का और विश्लेषण करके किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन 2 और 3 जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली को कब लागू किया गया तथा इसे कब समाप्त कर दिया गया है। तो भारत में बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली जो है इसे 1951-52 के चुनाव में लागू किया गया था और 1957 में इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति की दर कितनी निर्धारित की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति की जो दर है यह 4.5 से लेकर के 4.8% तक निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई और इसका संबंध किससे है। तो इंद्रधनुष जो योजना है इसकी शुरुआत जो की गई है यह 2014 में की गई है और इसका संबंध टीकाकरण से है और इसकी जो शुरुआत की गई है यह यूपी में बलिया से की गई है। याद रखेंगे, इंद्रधनुष योजना का जो शुरुआत है यह यूपी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई है और 2014 में इसे शुरू किया गया है और इंद्रधनुष योजना का संबंध है यह टीकाकरण से है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में एकता, समानता और बंधुता को कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में एकता, समानता और बंधुता को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है और जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी यह 1789 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की घोषणा कब की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा मानवाधिकार की जो घोषणा है यह 1948 में की गई थी और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो घोषणा है यह 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। एग्जैक्ट डेट जाएगा हमारा 10 दिसंबर 1948। साथ ही याद रखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है आयोग है इसका जो गठन किया गया था 1992-93 में किया था। साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है, भारतीय वन संरक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट इसका जो मुख्यालय है यह देहरादून में स्थित है और यह प्रत्येक 2 साल पे जारी किया जाता है। यानी भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जो IFSR रिपोर्ट होता है यह प्रत्येक 2 सालों पे जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, सुगौली की संधि किस वर्ष तथा किन के बीच की गई थी। तो जो सुगौली की संधि की गई थी तो यह की गई थी 1816 ईस्वी में। याद रखेंगे, सुगौली को जो संधि की गई थी यह 1815-16 में की गई थी और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गोरखा के बीच हुई थी। नेक्स्ट है, पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है और यह प्रकाश की किस घटना के कारण संभव है। तो पानी में गिरा हुआ जो सिक्का होता है ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह प्रकाश की अपवर्तन की घटना से संबंधित है। प्रकाश की घटना से संबंधित हम लोग तथ्य याद रखेंगे, जैसे परिवर्तन जो होती है लॉ ऑफ लाइट में दिया हुआ है कि जो परिवर्तन होती है यह सच्ची घटना होती है, अपवर्तन जो होती है यह झूठी घटना होती है और जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है वह एक प्रकार का चमक होता है और जो वर्ण विक्षेपण होता है इसमें रंगों का बिखरना होता है और जो प्रकीर्णन होता है तो यह भी रंगों से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, आयनीकरण की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो आयनीकरण की प्रक्रिया में पदार्थ जो होता है यह प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है,
16वीं वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक होगा? तो जो 16वीं वित्त आयोग है इसका जो कार्यकाल होगा है 1 अप्रैल 2026 से लेकर के यह 2031 तक होगा। याद रखेंगे 16वीं वित्त आयोग का कार्यकाल जो होगा यह 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 2031 तक होगा। और जो 16वां वित्त आयोग है इसके जो अध्यक्ष हैं यह हैं अरविंद पनगड़िया। याद रखेंगे 16वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। साथ ही हमें पिछले वाला भी याद रखना है, जो 14वां वित्त आयोग था 15वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। याद रखेंगे एन.के. सिंह जो थे यह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और जो 14वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी थे। याद रखेंगे वाई.बी. रेड्डी जो थे ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, 15वें वित्त आयोग के एन.के. सिंह थे और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं यह अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। नेक्स्ट है जठर ग्रंथियां हमारे शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो जो जठर ग्रंथि होती है यह हमारे शरीर में आमाशय में पाई जाती है। नेक्स्ट है किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या कहलाता है? तो किसी देश का आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप जो होता है यह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी होता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस समझौते के तहत की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना है यह पेरिस समझौते के तहत की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका स्थापना यह 2015 में किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय जो सोलर अलायंस है इसका जो मुख्यालय है यह गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल के गठन की अवधारणा किस युद्ध के बाद अस्तित्व में आई है? तो भारतीय तटरक्षक बल के गठन की जो अवधारणा है यह भारत पाक जब युद्ध हुआ था 1971 इसके बाद अस्तित्व में आई है। नेक्स्ट है ताशकंद समझौता 1966 के लिए दोनों पक्षों को ताशकंद में किसके द्वारा आमंत्रित किया गया था? तो ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 में इसके लिए भारत और पाकिस्तान को दोनों को यूएसएसआर यानी जो उस टाइम थी सोवियत संघ रूस थी, यूनाइटेड सोवियत यूनियन थी, उसके द्वारा बुलाया गया था जिसमें 15 देश शामिल होते हैं। इनमें दोनों को ताशकंद में समझौते के लिए बुलाया गया था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गए हुए थे। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस कब और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? जो पराक्रम दिवस है यह 23 जनवरी को मनाया जाता है और यह सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैसों का प्रमुख घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैसों का प्रमुख घटक जो हो जाएगा वह इथेन हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जो बायोगैस होता है तो बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन होता है और एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। याद रखेंगे एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है और प्राकृतिक गैसों में मुख्य रूप से इथेन होता है और बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत किस संस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम के द्वारा 1992 में सेबी को वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था जिसका फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है टिस्को कंपनी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो टिस्को कंपनी की जो स्थापना की गई थी यह 1907 में की गई थी और यह दोराबजी टाटा के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे टिस्को कंपनी की जो स्थापना है 1907 में दोराबजी टाटा के द्वारा की गई थी और टाटा समूह के जो जनक है यह जमशेद जी टाटा है। नेक्स्ट है थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क जो और हो जाएगा यह हो जाएगा मोनाजाइट। जो मोनाजाइट होता है बालू यह मुख्य रूप से केरल में पाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे थोरियम के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है और सबसे ज्यादा जो थोरियम के भंडार पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से केरल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने पिता की हत्या कर अपना शासन स्थापित किया था? तो यह था अजातशत्रु जिसने अपने पिता का हत्या करके शासन को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को
प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जो हैं लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी घटना के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया था? तो चौरा चौरी घटना के कारण महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। याद रखेंगे डेट, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट है, डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास है यह यूएई, फ्रांस और भारत के बीच में आयोजित होता है। याद रखेंगे, साथ ही याद रखेंगे एक होता है डेजर्ट नाइट। तो जो डेजर्ट नाइट अभ्यास होता है यह सिर्फ यूएई और भारत के बीच में होता है। याद रखेंगे, यूएई और भारत के बीच में होता है, इसको बोलते हैं डेजर्ट नाइट। और डेजर्ट साइक्लोन जो होता है यह यूएई, फ्रांस और भारत के बीच में होता है। नेक्स्ट है, एआई आधारित गुजरात सुरक्षा प्रणाली, गजराज, यहाँ पे गजराज हो जाएगा। एआई आधारित गजराज सुरक्षा प्रणाली किसके द्वारा चलाया गया है? तो एआई आधारित गजराज सुरक्षा प्रणाली जो है यह रेलवे के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है, सहकारी समितियों को संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत उल्लेखित किया गया है? तो सहकारी समितियों को संविधान में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2011 के द्वारा उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया है? तो जो मौलिक कर्तव्य है इसको संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे शामिल किया गया है। याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में किस तरंग की आवृत्ति जो होती है यह सर्वाधिक होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, इसमें जो गामा तरंग होती है इसकी आवृत्ति जो होती है सबसे अधिक होती है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नए राज्यों में प्रवेश व स्थापना संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो नए राज्यों में प्रवेश और स्थापना संबंधी जो उपबंध होता है यह संविधान के अनुच्छेद 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो नए राज्यों का जो निर्माण है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में जो परिवर्तन होता है यह संसद के द्वारा किया जा सकता है। हमारा आंसर जो हो जाएगा संसद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन किया जाए तो संविधान की कौन सी अनुसूचियां प्रभावित होंगी? तो यदि अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन किया जाएगा तो संविधान की जो अनुसूची है 1 और अनुसूची 4 जो है प्रभावित होंगी। नेक्स्ट है, भारत के राज्य की सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन करने के लिए क्या संबंधित राज्य से अनुमति की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। भारत में राज्य की सीमा क्षेत्र या नाम में परिवर्तन के लिए संबंधित राज्य से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, यह सिर्फ संसद के द्वारा हो जाती है। नेक्स्ट है, सन 1956 से पूर्व भारतीय राज्य कितने राज्यों में विभाजित थे? तो सन 1956 से पहले जो है भारतीय राज्य मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित थे। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के समय भारत में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? तो जब संविधान लागू हुआ था तो भारत में जो राज्यों की संख्या थी वह 14 थी और संघ शासित क्षेत्र जो है यूनियन टेरिटरी इनकी संख्या 6 थी। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो संविधान का जो भाग 19 है उसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो संविधान का जो भाग 9 है उसमें पंचायतें बनाने की परिकल्पना दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन राष्ट्रवादी जो है नरम दलीय नेता थे? तो नरम दलीय नेता जो हो जाएंगे वो फिरोज शाह मेहता थे और गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखेंगे। और जो अरविंद घोष है और
लाला लाजपत राय, यह गरम दल से संबंधित थे। साथ ही याद रखेंगे कि सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। उसमें कांग्रेस जो है दो भागों में गरम दल और नरम दल में बट गई थी और 1916 लखनऊ अधिवेशन में फिर दोनों एक हो गए थे। नेक्स्ट है, कौन पहली भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो यह सरोजिनी नायडू थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और वो भी भारतीय महिला थी। यह 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1896 में हुआ था उसमें पहली बार वंदे मातरम जो है गाया गया था। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो दादा भाई नौरोजी थे यह 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और दादा भाई नौरोजी जो थे यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आईएनसी, इसका पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था जिसकी अध्यक्षता में 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज जो हो जाएगा यह जॉर्ज यूले हो जाएगा जिसकी अध्यक्षता में 1888 में इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी? तो यह की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा। याद रखेंगे, एओ ह्यूम जो है यह ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने का पहल किया था। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो यह था सूरत अधिवेशन 1907 का, जिसमें जो कांग्रेस है 2 भागों में नरम दल और गरम दल में बट गई थी। लेकिन 1916 में हुआ था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसमें दोनों दल फिर से एक हो गए थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित किया गया था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे वह थे पट्टाभी सीतारामैया। याद रखेंगे, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में की गई थी और प्रारंभिक नेता मुख्य रूप से उच्च मध्यम वर्ग से आते थे। अगला है, कांग्रेस ने शुरू में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा था। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है यह बॉम्बे में आयोजित किया गया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो साथ ही याद रखेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था यह 1885 में किया गया था और लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। याद रखेंगे, लॉर्ड डफरिन जो था, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, पहली बार पूर्ण स्वराज कांग्रेस द्वारा कहां घोषित किया गया था? तो पहली बार जो है पूर्ण स्वराज यह कांग्रेस के द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो ये हो जाएगा कानपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में 1925 का अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था यह वर्ष 1931 में आयोजित किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सा कारण भारत के
उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो भारत में उत्तर पश्चिम भाग में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। याद रखेंगे, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। नेक्स्ट है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर से उत्पन्न होते हैं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और भारत में इनका जो प्रवेश है पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मानसूनी पवनें नियमित पवनें होती है, यह स्टेटमेंट गलत है। मानसूनी पवनें जो होती है यह नियमित पवनें नहीं होती है। और भारत में वर्षा लाने वाला एकमात्र तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धारा है, यह भी स्टेटमेंट गलत है। भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है तथा मानसून की वापसी भी सबसे बाद में होती है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा कहाँ मिलती है? तो भारतीय मानसून की जो अरब सागर शाखा है और बंगाल की खाड़ी शाखा यह उत्तर पश्चिम में गंगा के उत्तर पश्चिमी में मिलते हैं। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में तमिलनाडु के शुष्क रहने का कारण है। तो वर्षा ऋतु में तमिलनाडु के शुष्क रहने का जो कारण हो जाएगा, तमिलनाडु का जो तट है यह बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है और यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया के क्षेत्र में आता है, जिसके कारण यह शुष्क रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन बोलते हैं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और लौटती हुई मानसूनी पवनें अरब सागर से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है, यह स्टेटमेंट गलत है। लौटती हुई मानसून की जो पवनें हैं यह अरब सागर नहीं होगा, बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। नेक्स्ट है, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? तो भारत के पश्चिमी घाट में, उसके बाद उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र में और मेघालय की पहाड़ियों में जो वर्षा होती है यह 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो उत्तर पूर्वी मानसून होता है उसमें सबसे अधिक वर्षा जो होती है मेघालय में होती है। अगला है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। याद रखेंगे, भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। नीचे दिया हुआ है, मिलान करने के लिए जलवायु परिस्थिति दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। पहला हो जाएगा, कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। इसका कारण देखते हैं। कोलकाता के यह अक्षांश के कारण होता है, इसमें दिया हुआ है कोलकाता के अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, यह अक्षांश के कारण होता है क्योंकि जो चेन्नई है यह मुख्य अक्षांश से अधिक नजदीक है। अगला स्टेटमेंट है, हिमालय में जो हिमपात होता है, तो हिमालय में जो हिमपात होता है यह उत्तर पश्चिम मानसून के कारण होता है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है। तो पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा जो कम हो जाती है उसका कारण होता है समुद्र से दूरी। नेक्स्ट है, सतलुज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। तो सतलुज गंगा मैदान में जो शीतकाल में जो कुछ वर्षा होती है वह पश्चिमी दाब के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो भारत में मानसून की जो उत्पत्ति होती है यह दक्षिणी पश्चिमी पवनों के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसके अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो मेघालय जो है जहाँ पे अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है यह मासिनराम में होती है।
नेक्स्ट है भारत के पहले गैर नागरिक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो भारत के पहले गैर नागरिक या खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे, जो पाकिस्तानी थे। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति या सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार तुरंत अस्वीकार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार जो है तुरंत अस्वीकार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति जो थे अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बाद में पुरस्कार वापस ले लिया गया? तो यह थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बाद में पुरस्कार को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। याद रखेंगे, भारत रत्न पुरस्कार जो है यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न के लिए जो सिफारिशें है यह प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। याद रखेंगे, भारत रत्न के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा और राष्ट्रपति को की जाती है। नेक्स्ट है 2024 में भारत रत्न से कितनी विभूतियों को सम्मानित किया गया है? तो 2024 में भारत रत्न से 5 विभूतियों को सम्मानित किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि 2024 में कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पहले 3 प्राप्तकर्ता। तो भारत रत्न जो पहली बार दिया गया यह 3 व्यक्तियों को दिया गया था। यह दिया गया था सीवी रमन को दिया गया था, राधा कृष्णन को दिया गया था और सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहले वैज्ञानिक जो होंगे यह सीवी रमन हो जाएंगे, जो पहली बार में ही दिया गया था। और भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहले प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे यह पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और मरणोपरांत जो है भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहले प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे यह लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे, जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। वहीं भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहली महिला जो हो जाएगी यह इंदिरा गांधी हो जाएगी। याद रखेंगे, भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहली महिला इंदिरा गांधी हो जाएंगी और भारत रत्न प्राप्तकर्ता दूसरे विदेशी जो हो जाएंगे यह नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। पहले विदेशी जो हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे और दूसरे नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। अगला है मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहली महिला जो हो जाएंगी यह अरुणा आसफ अली हो जाएंगी। याद रखेंगे, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो है पहली महिला यह अरुणा आसफ अली हो जाएंगी।